स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली 2025 तक जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के लिए, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ये एक बुक है, उन्हीं बुक से आज हम पढ़वाने पढ़ाने वाले हैं आपको। और पढ़ाने वाले तो क्या है, बस आपको एक रिवीजन के तौर पे हम आज ये सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से देखें और पूरा देखें। सबसे पहले तो हम आपको पूरा दिखा देना चाहते हैं एक बार, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि आपको ये मज़ा आने वाला है। अगर आप ये देख के जाते हैं, तो हमको उम्मीद है पीवाईक्यू के आधार पे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको लेकिन 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके आधार पे देख लीजिए 13 फरवरी को फिर एग्ज़ाम हुई थी। अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग डेट में होती है एग्ज़ाम। तो उसके आधार पे सारा क्वेश्चन 2025 का जो है, और धीरे-धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, तो उसी तरह से नेक्स्ट ईयर जैसे 24 हुआ, 23 हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आता जाएगा। तो कम से कम आप 2024-25 तक का देख लीजिए। इसमें देखिए ज़्यादा-ज़्यादा 2025 का ही है, क्योंकि अलग-अलग मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है किसी, तो स्टूडेंट की संख्या अधिक रहने पर। तो क्वेश्चन हम लोग एक से शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे। और क्वेश्चन भी दिया गया है और क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, तो आपको ये नहीं बताना है कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीका से दिया गया है। तो चलिए इनको हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो आप आराम से देखेंगे धीरे से। अगर आपको वहाँ लगे कि थोड़ा स्पीड कम है, तो आप थोड़ा स्पीड 1-2 पॉइंट आप बढ़ा लेंगे, 1.5x तक कर सकते हैं। 2x में तो फिर आपको जितना स्पीड आप देखेंगे उतना समझ में भी नहीं आएगा और फिर वो याद भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा आराम से देखना, कम देखना है लेकिन आराम से देखना है। तो हम यही प्रयास करेंगे जो पूरा कम से कम करवा दें एक क्लास में। चलिए अब शुरू करते हैं, कोई देरी नहीं। आज भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी। इनका पहले हम इतिहास का ही क्वेश्चन सारे करवाने वाले थे, लेकिन बट सोचे पॉलिटी करवा देते हैं, यहाँ से आपको समझने में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए इसी प्रकार से लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर आपको हम ज़्यादा इसको बड़ा कर देंगे, तो फिर ये जो है पूरा का पूरा ढक जाएगा, तो फिर दिखेगा नहीं। इसीलिए चलिए इसी प्रकार से मैनेज करते हैं, थोड़ा-सा अभी मैनेज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राधिकारी 1 वर्ष या पदाधिकारी बोल सकते हैं, प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर, किसी रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, यही इसका कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। तो माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, यही रोटेशन के आधार पर क्षेत्रीय परिषद में कोषाध्यक्ष परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री एवं उपाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित स्थापित की गई है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया है। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितना? आप ये याद रखेंगे, वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें। हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। कितने? 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। तो देखिए एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है 13 फरवरी को। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। अब देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें भूमि से संबंधित प्रावधान है। तो आप ये भी आपको पूछ लिया जाएगा, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन है, तो किस वर्ष में जोड़ा गया था और किस क्षेत्र से इसका संबंधित है? तो 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था और भूमि से ये संबंधित है। भूमि से संबंधित प्रावधान है इसमें कुछ। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, कब? 10वीं अनुसूची को इसमें देख लीजिए। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून सम्मिलित है। कौन है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल किसके द्वारा लाया जाता है? तो संसद के द्वारा ये लाया जाता है, दल दल बदल विरोधी कानून।
11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 कब 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज से संबंधित है। कब? और आप अगर पॉलिटी पढ़े तो पंचायती राज को अच्छे से पढ़े, क्योंकि वहां से हर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हर एग्जाम के लिए वहां से क्वेश्चन बनता है अधिक। तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया था और पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? इसे भी बताना है तो 1992। और किस चीज क्षेत्र से संबंधित है? 73वीं संविधान संशोधन या 11वीं अनुसूची तो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका से संबंधित है। 92 जो है 12वीं अनुसूची 1974, ये संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिका से किससे? नगर पालिका से संबंधित कुछ प्रावधान दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया गया है? भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए 1910 ईस्वी में पारित किया गया था। यहाँ आपका आंसर दिया गया है 1910 ईस्वी में। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 कितने में? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा द्वारा अधिनियम द्वारा सरकार को एक अपमानजनक समाचार पत्रों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया गया था। आप इतना याद रखेंगे तो बस आपका काम बन जाएगा। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया गया है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। तो निजता के अधिकार को माना जाता है। किसे माना जाता है? निजता के अधिकार को माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निजता का अधिकार के रूप का एक घटक माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। 1 के ए में सब क्लोज ए में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में कब कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में दिया गया संपत्ति का अधिकार। तो आप इन फैक्ट्स को भी याद रखते चलेंगे तो आपको एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। अब जो अभी भी किसी को बोलते हैं मेरा बोलने का अधिकार है, आपको जो बोलने का अधिकार देता है यही अनुच्छेद संविधान का जो है अनुच्छेद 19 का ए जो है यही आपको बोलने का अधिकार देता है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी जो कोई मीडिया व्यक्ति मीडिया रिपोर्टर है उनको भी यही अनुच्छेद 19 का एक ही जो है उसको ये अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर है 5 में दिया गया है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में बढ़ सकती है। कितने दिन के लिए बढ़ सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। 1 वर्ष तक धीरे धीरे करके मतलब बढ़ाते चलता है। 1 वर्ष तक बढ़ सकता है वो। कितना? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लागू हो तो संसद लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। कितने? एक बार में 1 वर्ष तक ये बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान के 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में दिया गया। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया। इन तीनों को मेरे साथ साथ आप भी याद कीजिए और बोलिए। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद कितना में? 352 में। राज्य आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। इस प्रकार से आप बोलते चलेंगे तो आपको भी याद होते चल जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया तो किस नंबर के संविधान संशोधन में ये किया गया है? यहाँ वो बताना है। तो ये 75वां संविधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कितने? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राज्य वित्त आयोग को कब? किसको? राज्य वित्त आयोग को जो है
73वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में भारत के समस्त राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1993 ईस्वी में। राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 के सब क्लोज में दिया गया है ये। राज्य वित्त आयोग को जो है राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया था द्वैध शासन प्रणाली? जो प्रारंभ किया था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ये पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था 1919 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी 1919 ईस्वी में। द्वैध शासन प्रणाली आरंभ में द्वैध शासन प्रणाली में 8 प्रांत, कौन सा 8 प्रांत में कौन कौन था? आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। 8 प्रांत यही है, आप उनको याद रखेंगे। द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये गृह मंत्रालय, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद? ये गृह मंत्रालय का अधीन है। और नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राज्य न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल, यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा इसमें दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। कितना बड़ा करें इसको, इसे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसमें कौन सा संबंधित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर देना है आपको, बताइए बताइए कौन सा देना है। 1 मिनट। हाँ, ये है संविधान का 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत ये किया गया था। भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 338 के बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, कौन सा? 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या को स्तंभित कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ता है और एंग्लो समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, समाप्त करता है। पहले चलिए 10 का क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आंसर लगा लेंगे। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? जनगणना आयुक्त जो है, जनगणना आयुक्त यहाँ सीधा सीधा दिया गया है। जनगणना आयुक्त का नियुक्त करने की शक्ति किसके पास दिया गया है? तो केंद्र सरकार के पास रहता है। किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार है। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा की जाती है। डॉक्टर विवेक जोशी को 2021 में भारत की 16वीं जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। किसको? विवेक जोशी को।
ये हाइलाइटेड पॉइंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। डॉक्टर विवेक जोशी को 2021 में भारत की 16वीं जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होती है, तो किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैठक का जो है प्रावधान है। किसी विधेयक पर प्रतिरोध गतिरोध गतिरोध की स्थिति को राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में की अध्यक्षता कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर है 12, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित किया गया है? तो यह हो जाएगा ओडिशा में यह संशोधित किया गया है। संविधान संविधान की है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया था। कब? 5 फरवरी 2024 को। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो 4 जोड़े गए थे। कितने? 4 जोड़े गए थे और 4 जो है यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आप देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत मूल सूची में 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे और 39वां संशोधन वितरण आर्थिक समानता और श्रमिक और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। कौन? संसाधनों की वितरण, आर्थिक समानता, 2 बच्चों बच्चों और श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 39 के में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है। अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 14, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा डैश राज्यों डैश सदस्यों और राज्यसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो इसका 150 इसका जो होगा इसके अनुपात में होना चाहिए। तो क्या अनुपात है देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 तथा राज्यसभा के 40 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना? लोकसभा से 100 और राज्यसभा के 50 राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 में जैसा क्लोज 2 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर अनुच्छेद पूछे तो 124 के 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी संख्या? इसमें 7 संख्या में थी। 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश गण के साथ की गई थी। वर्तमान में इसकी संख्या 2019 में बढ़कर मुख्य न्यायाधीश सहित 34 कर दी गई है। कितना? अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना है? 34। पहले का पूछा गया है, पहले कितना था? 7, अब 34 हो गया। तो हो सकता है अब की बार 34 वाला पूछ ले। निम्नलिखित में से क्या भारत की किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? राज्यपाल के अनिवार्य शक्ति जो है ये राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। विधि शक्ति आता है, कार्यपालक शक्ति आता है, विवेकाधिकार आता है राज्यपाल के अंतर्गत। राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और राज्यपाल की कार्य कार्यालय से संबंधित समस्त विषयों पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत चर्चा की गई है। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक ही व्यक्ति की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल हो वो एक ही राज्यपाल जो है 2 स्टेट के लिए जो है वो अलाउ है, ये ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 15 के 3 विशेष प्रावधान बनाने का जो है अधिकार दिया गया। तो अनुच्छेद जो है ये 15 का 3 दिया गया। ये 19 फरवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 15 के 3 के अनुसार अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो अनुच्छेद 15 करने से नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो बोलने की जो अभिव्यक्ति है और स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकारों को उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो कौन उत्तरदायी नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ये उत्तरदायी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार। देख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो हुई थी, गठन या स्थापना उसको ही बोलते हैं, 2004 में हुआ था। कब? 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। फिर से आप इनको याद रखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो अनुच्छेद जो है 42, अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की जो है सिद्धांत का रेखांकित करता है। अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए, संविधान अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 46 में दिया गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 131 के तहत ये दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार प्रदान करता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाता है तो कहाँ उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार इसका प्रदान किया गया निपटान के लिए, निपटारा के लिए। अनुच्छेद है 135, मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग होगी। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामले के संबंध में है। कौन सा? अनुच्छेद 134 आपराधिक मामले के जो है संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 130 है सर्वोच्च न्यायालय की सीट के स्थान पर प्रावधान है बैठक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 94 में दिया गया है। 94 में क्या दिया गया है? तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 94 में दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं। चलिए बड़ा कर लेते थोड़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद से त्याग पत्र देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 101 जो है सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 84 दिया गया संसद की सदस्यता के लिए योग्यता होना चाहिए। और अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन दिया गया अनुच्छेद 70 में। चलिए, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 22 बताना है। तो अनुच्छेद 262 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 262 करता है, माफ कीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का जो प्रावधान करता है अनुच्छेद ये 262 करता है। एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान करती है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के तहत जो उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 210 क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। विधानमंडल में जितनी भी भाषा प्रयोग की जाएगी वो तो अनुच्छेद 210 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 258 में दिया गया कुछ मामले
में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर है 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित 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 एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? ये कौन देता है? अनुच्छेद 42 देता है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है। अनुच्छेद 42 एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 42 यह राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद है 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है ये दिया गया है, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर है 24 24 में क्या दिया गया देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये जो है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के तहत जो है राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का जो है निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 41 के तहत देता है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अंदर कार्य पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी आदि सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 45 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है? 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन है, क्या है अनुच्छेद 48 में? अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है अनुच्छेद 48 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 25, भारतीय 42 में दिया गया है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य, कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान किया गया था। ये आपका दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप शिक्षा दें। क्वेश्चन नंबर है 26 में 26 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक जो वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन और सारा सरकार मुख्यमंत्री जो करते हैं वो राज्यपाल के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार ये जो है राज्य का जितने भी कार्यपालक होते हैं वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कौन सा? कार्यकारी प्रमुख होता है तथा राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख, यहाँ देख दिया गया है। राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक शक्ति राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है, ये आपको पता ही होगा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 27 में ये राज्य विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य विधानसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164 किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? निर्वाचित विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद संविधान में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने? विधानसभा में जो है
अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। अब विधानसभा की यहाँ बात की जा रही है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग तथा अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के निर्वाचन आयोग का कितने 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। देख लीजिए, भारत के जो है निर्वाचन आयोग का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष जब हो जाए पहले, या तो 65 वर्ष हो जाए, तो 65 वर्ष के आयु तक जो होने का उसका जो है कार्यकाल से वो मुक्त हो जाता है, अगर 65 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष हो जाए। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 329 में है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1950 की गई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 5 जनवरी 1950 की। या आप नोट कर ले कॉपी पे, अगर आपको है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारत का मान्यवादी को कानून बनाने की सलाह कौन देता है? भारत की जो है मान्यवादी को जो कानून बनाने का सलाह है, ये कौन देता है? आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का, संघ सरकार जो है संघ के सरकार जो है, यही जो भारत के मान्यवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, कानून सलाह देता है, कौन देता है? संघ सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत का जो है मान्यवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। कौन? मुख्य कानूनी अटॉर्नी जनरल होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील भी होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रमुख वकील यही होते हैं। कौन? कानूनी सलाहकार, जिसको कानूनी सलाहकार से अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 76 के द्वारा। अनुच्छेद 88 के अनुसार मान्यवादी को किसी भी सदन में, दोनों सदन में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा को, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में तथा किसी समिति में जिसका वह सदस्य नामित हो, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु इस अनुच्छेद के तहत वह मत देने का हकदार नहीं होगा। वो मत नहीं दे सकते हैं, बट कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का जो है राज्यपाल। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राज्य सरकार के कार्यों का सुविधाजनक संचालन के लिए राज्यपाल नियमावली बनाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख कार्यकारी होते हैं। कौन? राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की जितने भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? तो राज्यपाल में वो निहित होगी। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य शामिल थे। कितने? 299। 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। 31 दिसंबर 1947 तक भारतीय संविधान में 299 सदस्य थे, जिसमें 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए थे 229 सदस्य, और 229 रियासतों से मनोनीत 70 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रमुख बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप इनको याद रखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। आप दो डेट ये याद रखेंगे। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको 3 बार 4 बार पढ़िएगा दिन में, तो याद हो जाएगा आपको। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना ये आवश्यकता है। अनुच्छेद 46 में दिया गया। और देख लेते एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, मुख्यतः सामाजिक, जातियों और अनुसूचित जनजातियों
का विशेष ध्यान रखेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा, उसको बचाव करेगा। अनुच्छेद 47 में दिया गया है पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। ये दो अनुच्छेद आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड होता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है, आप आंख बंद करके बोले, कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है, इसे 49 कहते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन संविधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं? तो कौन बढ़ा सकते हैं? ये कार्यकाल निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आपात के दौरान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं? ये अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कितना वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए। और कौन बढ़ा सकता है, तो संसद ही बढ़ा सकते हैं। कौन 1 वर्ष के लिए संसद बढ़ा सकते हैं? देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष में अधिकतम एक एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखिए, संसद के 3 अंग जो हैं वो राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 80 में जो है ये राज्यसभा है, और लोकसभा में अनुच्छेद 81 के दिया गया, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत भारत में महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी अधिकार होता है। कौन? भारत में महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का कानूनी अधिकार होता है। यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के मान्यवादी के समान होता है, अटॉर्नी जनरल के ये भी समान होते हैं। राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। राष्ट्रपति हम बोल दिए थे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ जो है राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में चुने जाने के योग्य हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो यह अनुच्छेद 46 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही प्रश्न संख्या 32 में जो व्याख्या देखें आप इसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यह उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आता है। किसी भी विवादों का जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा, निर्णय अंतिम होगा, तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 71 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों पर और विवादों की जांच तथा निर्णय अधिकतम जो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दिया गया। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 74 में दिया गया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 74 दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 54 में दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। यह अनुच्छेद किसने में दिया गया? 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत अभी हम आपको बताए थे, ऐतिहासिक अभिरुचियों और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, यह अनुच्छेद 49 के तहत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 आप फिर से यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद 49 के तहत प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि में, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, कि प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को से संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा तथा उनके अधिनियम राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने, विनयन या निर्यात से पैसा की मामला हो सुरक्षित रखें। तो अनुच्छेद 49 के तहत ये सारी चीज दिया गया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 कब आया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया तथा इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों, कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला था। अनुच्छेद 61वां है, 61वां संविधान संशोधन, कितना, ये अनुच्छेद नहीं, 61वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष जो कर दिया गया था, ये जो है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ही किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु कितने वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988, आप ये याद रखेंगे। और जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, आप इस प्रकार से याद रखें। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 25 करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है 25, ये धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में ये दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अनुच्छेद 26 में दिया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब देख लीजिए, अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 दिया गया है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता, ये दिया गया अनुच्छेद 28 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है कार्यपालिका के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ही उत्तरदायित्व होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नगर पालिकाओं को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य के योजना आयोग के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री, राज्य के योजना आयोग के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री
राज्य की योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र का सर्वांगीण विकास के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 को कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 की योजना आयोग की स्थापना। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। कब? 1 जनवरी 2015 को। पहले योजना आयोग की स्थापना, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं? तो राज्यपाल लेते हैं। कौन लेते हैं? राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय लेते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कितने? अनुच्छेद 155 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप इनको याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में ऐसा कहा गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आपको वो कमेंट करके बताना है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 के 1 के तहत एक कानूनी अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में वही एक घट गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून का लागू किया, जो संसद और विधानसभा सदस्यों को पार्टी बदलने से रोकता है। 61वां संविधान संशोधन 1988। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितने? 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स फोर्ड और एडविन मोंटेग्यू। जेम्स फोर्ड, एडविन मोंटेग्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके ही सिफारिश पर पीछे प्रमुख व्यक्ति भारत के तत्कालिक राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया था। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता? तो भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पद की वो नहीं, वो उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को राज्य राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है तथा वह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है धारण करता है। राज्यपाल के पद के लिए पात्र व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची ये संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसे शक्तियों के विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, यह अनुसूचित केंद्रों और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को परिभाषित करती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची संघ सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। संघ सूची का राज्य सरकार की जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। समवर्ती पर जो होता है केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। जिसे ही केंद्र बनाएगी तो वो बस राज्य का कानून खत्म हो जाती है। तो इस सूची के विषयों पर कानून केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार बनाती है, परंतु अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। अनुच्छेद 48 क्वेश्चन 48 में दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहन करता है? तो अनुच्छेद 48 की जो है अनुच्छेद 48 के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वनों के जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है, राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं होती है? रिट जारी करने की शक्तियां जो ये राज्यपाल में निहित नहीं होती है। रिट जारी करने की शक्तियां। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही देखेंगे, जितना नहीं देखेंगे वीडियो लंबा हो रहा है। राज्यपाल की राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है? न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां जो है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, ये राज्यपाल की शक्तियां। फिर से आप देख लीजिए, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्ति, ये राज्यपाल की जो है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये राज्यपाल के पास है। भारतीय मेरिट जारी करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के पास होती है, जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए जारी करते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। रिट 5 प्रकार की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार का परीक्षा। ये रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। आप इन पांचों को याद रखेंगे। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इस विभाग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। और योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को कर दी गई थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके कीजिएगा आपको कैसा लगा। फिर नेक्स्ट और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारे कुछ जितना भी ये एसएससी जीडी से पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप देखिए ही होंगे, तभी से आपको इतना क्वेश्चन हुआ है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं।